जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज संडे है और आज हम लोग करेंगे रिवीजन और ये चौथा वीडियो होगा जो रिवीजन से संबंधित होगा। और आज हम लोग रिवीजन करेंगे MPPSC प्री 2020-21 का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत यूनिट 2 भारत का इतिहास। और इसके अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो आप पढ़ेंगे प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास, उससे जुड़ी हुई विशेषताएं, घटनाएं, प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं, इससे संबंधित इसमें प्रश्न हैं। इसके साथ यदि इसका अगला बिंदु देखें तो 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित प्रश्न होंगे। साथ में स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, तो ये बिंदु हैं जो भारत का इतिहास यूनिट 2 से संबंधित हैं, उनको आज हम लोग रिवीजन करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप देखना चाहते हैं इनको पार्ट वाइज तो टोटल 3 पार्ट बने हुए हैं, आप देखेंगे और उनको आसानी से आप समझ सकते हैं। पहले उनको देख लें, देखना चाहते हैं। यदि आप कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं यूनिट 2 को तो आप इस वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ MP के प्रश्न थे जो यूनिट 1 से संबंधित हैं, उनको देख लेते हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 4 से 5 प्रश्न हैं। उनको करने के बाद हम लोग सीधे यूनिट 2 में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका प्रश्न है सबसे पहला, नर्मदा नदी के किस घाट में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा तिलवारा घाट, जबलपुर। कहाँ किया गया था? तिलवारा घाट, जबलपुर। अगला प्रश्न देखें तो मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा शहद पीने का पर्व मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बैगा जनजाति द्वारा, और प्रत्येक 9 वर्ष बाद यह पर्व आता है। अगला प्रश्न देखें तो बुंदेली शब्द कोश के संकलनकर्ता कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा महेश कटारे जी। अगला प्रश्न देखें, छत्रसाल दशक के लेखक तो भूषण जी हैं, आपको याद होगा। अगला प्रश्न देखें तो भैरव प्रसाद व त्रिभुवन तिवारी का संबंध है, ठीक है। तो किससे इनका संबंध? तो रीवा चावल कांड जो हुआ था उससे इनका संबंध है। 2 व्यक्ति हैं, आपको ध्यान रखना है, भैरव प्रसाद और दूसरे हो जाएंगे त्रिभुवन तिवारी, ठीक है, रीवा चावल कांड। अगला प्रश्न देखें तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चरण पादुका नरसंहार को, और 14 जनवरी 1931 को ये हुआ था। तो ये थे कुछ मध्य प्रदेश के प्रश्न। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो यूनिट 2 है जिसमें भारत का इतिहास है, उससे संबंधित प्रश्न इसमें होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। और यदि भारतीय की बात करें तो राजा राम मोहन राय जी द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं, वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र, इसका केंद्र कहाँ था? तो पटना इसका प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न देखें, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे जी को कहा जाता है। चलिए सुमेलित कर लेते हैं। एक प्रश्न है जिसमें कुछ संस्थाएं हैं और उनके संस्थापक हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की, आपको उनको सुमेलित करना है। सबसे पहले देखते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। इसके बाद आदि ब्रह्म समाज की बात करें तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें तो केशव चंद्र सेन जी ने की थी। और साधारण ब्रह्म समाज की बात करें तो आनंद मोहन बोस जी ने की थी, ठीक है। तो ये जितनी भी समाज आप देखेंगे सब में भगवान का नाम इसमें कॉमन है, ठीक है। तो आपको आसान भाषा में इनको याद रख लेना कि भगवान के नाम के ही आगे इनका जो भी संस्थापक है उनका नाम आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारवादी या समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख जी को जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख जी को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें, केवियन आंदोलन, जो केवियन आंदोलन था उसका संबंध किससे था? तो एनी बेसेंट से इनका संबंध था। अगला प्रश्न देखें तो 1905 में जो भारत सेवक समाज है, ठीक है, इसमें भारत छूट गया, आप लिख लेंगे। 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी 1905 में। फिर इसमें सुमेलित करना है आपको। देख लेते हैं, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की बात करें तो ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। निष्काम कर्म मठ की बात करें तो DK कर्वे जी हो जाएंगे। देव समाज की बात करें तो शिव नारायण अग्निहोत्री जी हो जाएंगे। और आर्य समाज की बात करें तो दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। इस तरीके से ये सभी सुमेलित हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, ज्यूरी विधेयक, जो ज्यूरी विधेयक था 1826 का, उसका विरोध किस समाज सुधारक ने किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी ने किया था। कौन सा विधेयक था? ज्यूरी विधेयक 1826। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम जो था 1929 का, उसके अंतर्गत लड़कियों का और लड़कों का दोनों की जो विवाह की न्यूनतम आयु थी वो निश्चित की गई थी। तो कितनी की गई थी इसमें? तो 14 वर्ष जो थी वो लड़कियों की गई थी, और लड़कों की बात करें तो 18 वर्ष इसमें की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, तो मसीह उल मौद का संबंध किस आंदोलन से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अहमदिया आंदोलन। किस आंदोलन से? तो अहमदिया आंदोलन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एम.जी. रनाडे जी को। किसे कहा जाता है? एम.जी. रनाडे जी को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत रहना चाहते हैं, ये नारा किससे संबंधित है, किस विद्रोह से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पावना विद्रोह से संबंधित है। किससे हो जाएगा? पावना विद्रोह से इसका संबंध है। अगला प्रश्न देखें, तो कुछ विद्रोह हैं और देखेंगे कि उनके हेड कौन थे, लीडर कौन थे, उनके जो मुख्य थे। ठीक है, तो संथाल विद्रोह की यदि बात करें तो सिद्धू व कान्हू आपको याद रखना है। मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा जी को याद रखना है। पावना की बात करें तो ईशान चंद्र राय व शंभू पाल जी को याद रखना है। साथ में कूका विद्रोह की यदि बात करें तो राम सिंह कूका जी को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, टू 87 हो चुके हैं, अभी 289 में आते हैं हम लोग। 1857 में 1857 में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। किसने किया था? तो उस टाइम पे जो नामधारी सिख थे उन्होंने विद्रोह किया था 1857 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, कुछ विचारक हैं, उन्होंने 1857 की क्रांति के विषय में कुछ कहा है, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सैनिक विद्रोह किसने कहा है? तो सर जॉन लॉरेंस जी ने कहा था। क्या कहा था? सैनिक विद्रोह कहा था। ठीक है, इसके बाद देखें, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो बेंजामिन डिज़रायली जी ने कहा था। फिर बात करें तीसरा, तो अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की बात करें तो किसने कहा था ये? तो ये टेलर व आउटरम ने कहा था। फिर बात करें सामंती विद्रोह, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो ये कुछ विचारक थे जिन्होंने स्वतंत्रता जो संग्राम था हमारा 1857 का, उसके विषय में कहा था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखें, तो 1857 में इलाहाबाद में मुख्य जो नेतृत्व करते थे वो कौन थे? तो लियाकत अली जो थे उस टाइम पे 1857 में इलाहाबाद से वो नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कुछ पुस्तकें हैं और किसने लिखा है, ठीक है, उनको आपको सुमेलित करना है। ठीक है, पहला यदि बात करें, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखा है इसे? तो कार्ल मार्क्स जी ने लिखा है। फिर बात करें, द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये सैयद अहमद खाजी ने लिखा है। फिर देखें, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये किसने लिखा है? वीर सावरकर जी ने लिखा है। इसके बाद बात करें 1857 तो M.N. सेन जी ने लिखा है। ठीक है, दो पुस्तकें इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। आप देखेंगे द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस और एक देखेंगे द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसमें देख लेंगे आप, इंडियन जो है वो अलग है, तो उसको आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें, तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ, जो गीता रहस्य नामक ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी। चलिए अगला प्रश्न देखें, अभिनव भारत का संबंध, अभिनव भारत का संबंध है तो किससे है? तो वी.डी. सावरकर जी से है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? किस गवर्नर जनरल ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हॉर्डिंग जी ने। किसने? लॉर्ड हॉर्डिंग ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, एनी बेसेंट की दो रचनाएं बताइए। ठीक है, एनी बेसेंट जी की दो रचनाएं बताना है आपको, एक तो कॉमन बिल, दूसरा न्यू इंडिया, इनको आपको ध्यान रखना है, कॉमन बिल और न्यू इंडिया।
अगला प्रश्न देखें तो राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह किसका कथन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष जी का। किसका? अरविंद घोष का। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है, तो ये किसकी पुस्तक है? इसका संबंध किससे है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास जी का संबंध है। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस। कायदे आजम उपनाम से जाना जाता था तो किसे जाना जाता? तो मोहम्मद अली जिन्ना जी को जाना जाता था। अगला प्रश्न देखें, सुमेलित करना है आपको, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है इसलिए ये प्रश्न लिया है मैंने। ठीक है, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और उसके बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई, तो आसान है, आपको याद होगा महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो अगस्त घोषणा की बात करें तो मॉन्टेग्यू आएंगे इसमें। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो लॉर्ड लिनलिथगो आएंगे। इसके बाद अगस्त संकल्प की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना होंगे और प्रत्यक्ष कार्रवाई की बात करें तो महात्मा गांधी जी होंगे। तो इस तरीके से सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखें, बारदोली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो बारदोली सत्याग्रह था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो वल्लभ भाई पटेल जी की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, हंटर आयोग का संबंध है। ठीक है, हंटर आयोग का संबंध है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। किससे है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न आता है कि हंटर कमीशन का संबंध किससे है? तो उसका संबंध शिक्षा से है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हंटर आयोग और हंटर कमीशन। हंटर आयोग का संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। जब ये हत्याकांड हुआ था उसके बाद में ये आयोग बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद यदि हंटर कमीशन की बात करें तो वो शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई साक्ष्यों में किस नाम का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो मेसोपोटामियाई जो साक्ष्य थे उनमें सिंधु घाटी सभ्यता को मेहुला नाम से जाना गया है। किस नाम से? मेहुला नाम से जाना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, सुमेलित करना है आपको। ठीक है, तो ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, हमारी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, उसका चारों तरफ जो विस्तार था, ठीक है, तो उसके विषय में आपको बताना था। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। तो मांडा की बात करें तो जो उत्तरी सीमा है, जो कश्मीर वाली जो सीमा है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, मांडा कहा जाता है। ठीक है, फिर दैमाबाद की बात करें तो दक्षिणी सीमा है। ठीक है, जो महाराष्ट्र वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आलमगीरपुर जो पूर्वी इसका सीमा हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश वाला इलाका है। सुदकांगे डोर की बात करें तो ये पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा, जो पाकिस्तान वाला इलाका है, अफगानिस्तान का कुछ एरिया हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखें तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? जो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शिव और विष्णु जी को समर्पित है। और किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम के समय ये बनाया गया था, राजराज प्रथम। ठीक है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न देखें तो द्रविड़ शैली के मंदिर में जो गोपुरम हुआ करता था उसका संबंध किससे था? तो तोरण द्वार पर जो बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन होते थे और द्वार होते थे, उनको क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें तो पांचवें वेद की संज्ञा किसे दी गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा तिरुमुराई को। किसे दी गई है? तिरुमुराई को दी गई है। ठीक है, और अलवार व जो नैनार संत थे उनके द्वारा इसकी रचना की गई है। दोस्तों, ये प्रश्न यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर भी करें यदि आपको अच्छे लग रहे हों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो तो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको ये जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं उससे वो अपनी तैयारी सही तरीके से कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको सुमेलित करना है इसमें। ठीक है, 3 राजवंश से इसमें लिए गए हैं और कौन से विद्वान उनके समय में थे उनको आपको बताना है। ठीक है, चोल की बात करें तो कंबन थे। कंबन रामायण आपने सुनी होगी, तमिल वाली। ठीक है, इसके बाद देखेंगे चालुक्य की बात करें तो नन्नैया थे उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रकूट की बात करें तो 3 कन्नड़ रत्न थे इनके टाइम पे, पंपा, पोन्ना और रन्ना। 3 थे, कौन कौन? पंपा, पोन्ना और रन्ना। इनको कन्नड़ रत्न भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चोल कालीन विश्व प्रसिद्ध श्रेष्ठतम रचना का उदाहरण है तो कौन सा है? तो इसमें नटराज को माना जाता है, चोल कालीन थी।
फिर अगला प्रश्न देखें तो चोलकालीन प्रशासन में अग्रहार का संबंध, जो अग्रहार था उसका संबंध किससे था? तो इसमें अग्रहार हमेशा ध्यान रखिएगा ब्राह्मणों से ही संबंधित होगा। और किस प्रकार होगा? तो लगान मुक्त भूमि में जो रहने वाले ब्राह्मण थे उनको अग्रहार कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न देखें तो चोल साम्राज्य में गिल्ड का संबंध था। जो चोल साम्राज्य था उस समय में जो गिल्ड शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो आपका उत्तर हो जाएगा जो आयात निर्यात की जो पद्धति थी उससे संबंधित था गिल्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें तो गंगईकोट चोलपुरम की स्थापना किस चोल शासक के शासन काल में की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम के शासन काल में गंगईकोट चोलपुरम की स्थापना। ठीक है, और ये उनकी राजधानी भी थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें तो मुगल काल में उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में उत्तराधिकारी को वली अहद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वली अहद कहा जाता था। कब? मुगल काल में। चलिए अगला प्रश्न देखें तो औरंगजेब ने किस मुगल कालीन महिला को साम्राज्य की प्रथम नारी की उपाधि प्रदान की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा जहां आरा को। किससे किया था? जहां आरा को। अगला प्रश्न देखते हैं तो जवाबित ए आलमगीरी, जवाबित ए आलमगीरी, जवाबित ए आलमगीरी का संबंध था तो किससे था? तो फरमानों का जो संकलन हुआ करता था मुगल काल में उसे क्या कहा जाता था? जवाबित ए आलमगीरी। ठीक है, आगे देखते हैं मुआसिर ए आलमगीरी, मुआसिर ए आलमगीरी के लेखक कौन थे? तो मुस्तैद खां। कौन थे? मुस्तैद खां। इस तरीके से प्रश्न आपको एमपीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। आप पहले भी देखेंगे जो पुराने पेपर्स हैं उनमें आपको इस तरीके के प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने नौरोज एवं झरोखा दर्शन, ठीक है, इन पर क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। तो वो थे औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सुलह ए कुल, सुलह ए कुल की जब बात आती है तो उसमें सम्राट अकबर को जाना जाता है। ठीक है, तो सुलह ए कुल की नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो उत्तर आपका हो जाएगा अकबर को। ठीक है, अकबर ने ये नीति अपनाई थी। मुगल काल में हुंडी का संबंध था, जो हुंडी था उसका संबंध किससे था? तो हुंडी एक प्रकार का क्या हुआ करता था? साख पत्र हुआ करता था। क्या हुआ करता था? साख पत्र हुआ करता था। ठीक है, तो हुंडी को ध्यान रखें। और किस समय की बात हो रही है? तो मुगल काल की बात हो रही है, साख पत्र। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं तो भू राजस्व में अकबर व शेर शाह सूरी के मध्य एक कड़ी था। ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक कड़ी का काम कर रहा था भू राजस्व में? तो टोडरमल। ठीक है, टोडरमल जो थे वो दोनों के शासनकाल में थे, अकबर के भी थे और शेरशाह सूरी के समय भी थे। ठीक है, चलिए इनका मिलान करते हैं। मुगल कालीन व्यापारी हैं, ठीक है, उनका आपको मिलान करना है। ठीक है, अंतर क्षेत्रीय स्तर के जो व्यापारी थे उनको गुमास्त कहा जाता था। जो अंतर क्षेत्रीय स्तर के व्यापारी हुआ करते थे गुमास्त। ठीक है, स्थानीय हुआ जो फुटकर व्यापारी हुआ करते थे उनको बोहरा या मोदी कहा जाता था। फिर देखें तीसरा व्यापारियों का एक विशेष वर्ग था जिसे वणिक कहा जाता था। परिवहन एजेंट की बात करें तो बंजारा के रूप में जाने जाते थे। तो इस तरीके से ये सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अकबर के विश्वास पात्र सेनापति बीरबल किस अभियान के दौरान मारे गए? ठीक है, तो ये देखते हैं इसमें काबुल अभियान जो हुआ था 1586 ईस्वी में, उसमें क्या हुआ था? बीरबल की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो अकबर के दरबार में दो प्रमुख पुर्तगाली, जो पुर्तगाली थे गोवा से आए थे ये। ठीक है, कहाँ से आए थे? गोवा से। तो वो पादरी थे, उनका क्या नाम था? तो दो थे इसमें, अल्वा वीवा नाम था एक का और दूसरे थे मॉन्सेरट। ठीक है, पहले का नाम था अल्वा वीवा और दूसरे का नाम मॉन्सेरट था। और ये कहाँ से आए थे? गोवा से आए थे और ये पुर्तगाली पादरी थे। ठीक है, दो थे इनके दरबार में। अगला प्रश्न देखें तो इनको सुमेलित करना है आपको। ठीक है, ये सल्तनत काल की बात अभी होगी जिसके अंतर्गत कुछ विभाग होंगे। ठीक है, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, सैन्य विभाग की यदि बात करें तो दीन ए अर्ज के रूप में जाना जाएगा। दीन ए अर्ज को क्या कहा जाएगा सल्तनत काल में? तो सैन्य विभाग कहा जाएगा, दीन ए अर्ज। विधि विभाग की यदि बात करें तो दीवान ए रिसाल कहा जाएगा, दीवान ए रिसाल कहा जाएगा विधि विभाग को। पत्राचार विभाग की यदि बात करें तो दीवान ए इंसा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इंसा कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद सबसे अंतिम देखें तो कृषि विभाग को, तो कृषि विभाग की बात करें तो दीवान ए कोही कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखिए तो दिल्ली सल्तनत की प्रादेशिक इकाइयों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो प्रादेशिक इकाइयों का सही जो क्रम है इक्ता है,
सूबा है, सिख है और परगना है। कैसे रहेगा? इक्ता, सूबा, सिख और परगना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सही क्रम में जमा सकते हैं। तो क्योंकि सिलेबस में भी आपको दिया हुआ है, आप देखेंगे उसमें कि सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक, इस तरीके से आपको देखेंगे। उसके अलावा जो विशेषताएं हैं साम्राज्य की, इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखें तो दिल्ली सल्तनत में राजकाज चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए विनिमय को क्या कहा जाता था? तो उसे जवाबित कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था विनिमय को? तो जवाबित कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में। अगले प्रश्न की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने जजिया कर को अलग से वसूलने की नीति अपनाई थी? ये दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, तो फिरोज शाह तुगलक ने ये नीति अपनाई थी, जजिया कर को अलग से वसूलने की नीति। अगला प्रश्न देखें तो जैन कवि जिनप्रभा सूरी, जिनप्रभा सूरी जब भी प्रश्न आएगा तो आपको याद रखना है किसके दरबार में थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे। किसके दरबार में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये थे। अगला प्रश्न देखें तो खूत और मुकद्दम, खूत और मुकद्दम की जब बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है जमींदारों को। खूत व मुकद्दम इनका संबंध था तो किससे था? तो जमींदारों को याद रखना है, खूत व मुकद्दम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं तो तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तो आप देखेंगे तुगलक वंश का शासक था उस टाइम पे। ठीक है, तुगलक वंश का शासन था। इसके बाद आपको देखेंगे खिज्र खां आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तुगलक वंश आपका अंतिम वंश इसमें हो जाएगा। किस मध्यकालीन साम्राज्य ने उत्तर व दक्षिण के मध्य धार्मिक व सांस्कृतिक सेतु का काम किया? धार्मिक और सांस्कृतिक सेतु की यदि बात करें तो एक वंश था राष्ट्रकूट, उन्होंने ये काम किया था। ये मध्यकाल की बात हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न है किस अरब व्यापारी ने पाल राज्य को रुहमा या धर्मा कहा है? ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस व्यापारी ने पाल राज्य को, जो सुलेमान व्यापारी थे, अरब व्यापारी सुलेमान ने रुहमा या धर्मा किस राज्य को कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जो पाल वंश था वहाँ का, तो पाल साम्राज्य को क्या कहा है? रुहमा या धर्मा कहा है। ठीक है, दूसरे तरीके से जो प्रश्न इसमें बनाया गया है कि पाल राज्य को रुहमा या धर्मा कहा था किस व्यापारी ने? तो अरब व्यापारी सुलेमान ने कहा था। ठीक है, तो दो तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखें तो ग्रीक या यूनान के लोग कपास को किस नाम से जानते थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा सिंडन। अगला प्रश्न देखें तो आपको सुमेलित करना है। ठीक है, ये सभी सभ्यताएं हैं और किस नदी के तट पर इनका विकास हुआ है? ठीक है, वो आपको बताना है। रावी की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, सिंधु की बात करें तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, भोगवा की बात करें तो लोथल और घग्गर की बात करें तो कालीबंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सही सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न देखें तो त्रयी या वेदत्रयी किन वेदों को कहा जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? त्रयी या वेदत्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को क्या कहा जाता था? तो आपका उत्तर हो जाएगा श्रमण। जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो अध्यापक थे, कब की बात हो रही है? उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। उस टाइम पे क्या कहा जाता था? तो श्रमण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रमण। अगला प्रश्न देखें तो सुल्व सूत्र का संबंध है, सुल्व सूत्र का संबंध किससे है? तो ज्यामिति एवं वैदिक गणित दोनों से है। ठीक है, तो याद रखेंगे ज्यामिति और वैदिक गणित, सुल्व सूत्र। ऋग्वेद में वंश मंडल और गोत्र मंडल का संबंध है। ठीक है, तो गोत्र मंडल और वंश मंडल की जब भी बात आएगी तो कुल 6 मंडल हैं। ठीक है, दूसरे से लेके 7वें मंडल तक। ठीक है, तो 6 मंडल है जिनमें वंश मंडल और गोत्र मंडल दोनों की बात की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखें तो 40 महाजनपद जो थे, यहाँ पे महाजनपद आप लिख लेंगे, आप जनपदों भी समझ में तो आ जाएगा वैसे। ठीक है, 40 महाजनपदों का जो उल्लेख है किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो आप देखेंगे कि अष्टाध्यायी से प्राप्त होता है और पाणिनि का संस्कृत भाषा में लिखा हुआ यह ग्रंथ था। ठीक है, इसके अलावा यदि 16 महाजनपदों की यदि बात आती है तो उसमें अष्टाध्यायी और भगवती सूत्र, ये 2 ग्रंथ हैं जिनमें 16 महाजनपदों की बात की गई है। अगला प्रश्न है गंगा एवं सोन नदियों के संगम में पाटलिपुत्र नगर किस शासक ने बसाया? तो उत्तर आपका हो जाएगा उदयन। किसने बसाया? उदयन ने। कहीं कहीं उदयन आपको मिलेगा। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध जी को।
महाजनपद काल में धनी किसानों को क्या कहा जाता था? तो धनी किसानों की यदि बात करें तो गृहपति कहते थे उन्हें। ठीक है, ये इस तरीके से टर्म आपको जरूर पूछे जाएंगे परीक्षा में, तो ध्यान रखिए। धनी जो किसान थे, किस समय की बात हो रही? तो महाजनपद काल की बात हो रही है। और महाजनपद काल में धनी किसानों को, जिनके पास धन था, उनको क्या कहा जाता था? तो गृहपति कहा जाता था। ठीक है, गृहपति कहा जाता था। अगला प्रश्न देखें तो विश्व का पहला गणतंत्र। ठीक है, पहले तो यही प्रश्न हो जाएगा कि गणतंत्र कौन था? पहला विश्व का तो वैशाली था। किसने स्थापित किया था इसे? तो लिच्छवी जो नरेश थे उन्होंने इसको स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं तो सेनिया। सेनिया की बात करें तो इसका अर्थ होता है नियमित या स्थायी सेना रखने वाला। सेनिया जो था तो नियमित या स्थायी सेना रखने वाला इसका अर्थ था। इसका संबंध किस शासक से था? तो ऐसा कौन सा शासक था जो नियमित या स्थायी रखने वाला जिसको कहा जाता था? तो वो थे बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। ठीक है, तो सेनिया का जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि संबंध किस शासक से है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर हो जाएगा महाकश्यप। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक यदि बात करें तो मक्खल गोसाल जी थे। कौन थे? मक्खल गोसाल थे। अगला प्रश्न देखें, इसमें आपको सुमेलित करना है, जोड़ियां मिलानी है इसमें आपको। तो महावीर के कुछ नाम हैं और उनके अर्थ हैं। ठीक है, उनको आपको मिलाना है। ठीक है, तो केवलिन की यदि बात करें तो केवलिन जो थे वो पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति को कहा जाता था उस टाइम पे। जिन की बात करें तो इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर की बात करें तो पराक्रमी जो योद्धा थे। निर्ग्रंथ की बात करें तो बंधन रहित। इस तरीके से सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक स्वतंत्र वंशावली थी। ठीक है, एक स्वतंत्र वंशावली थी। कैसे आपको जानकारी मिली? तो यह जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये कुछ ही समय पहले एक शोध हुआ था, आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा। तो उसमें आपको राखी गढ़ी जो हरियाणा में है वहाँ से ये जानकारी मिली है। ठीक है, स्वतंत्र वंशावली। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की स्वतंत्र वंशावली की जानकारी राखी गढ़ी हरियाणा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखें तो मुगेक विहारिका, क्या नाम है इसका? मुगेक विहारिका व यज्ञ पीडिक महाविहार। दो चीजें ध्यान रखनी है, मुगेक विहारिका व यज्ञ पीडिक महाविहार। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? ये भी नया प्रश्न है। पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और नजदीक जाए तो मेदिनीपुर में है। ठीक है, और मोगल मारी की जो खुदाई हुई थी उसमें ये जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, एक तो आपका मुगेक विहारिका और यज्ञ पीडिक महाविहार, इनकी जानकारी प्राप्त हुई है। किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो कवचू आह रोपुठे। कवचू आह रोपुठे विरासत स्थल कहाँ है? ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि अभी कुछ दिनों पहले करंट में भी ये न्यूज़ था, उसमें आपको ये पता चला होगा। ठीक है, मिजोरम में है। चट्टानों में छुपे हुए जो जलाशय हैं, ठीक है, तो ये आपको जानकारी मिली होगी। ठीक है, तो कहाँ पर है ये? कवचू आह रोपुठे विरासत स्थल, तो ये मिजोरम में है। चट्टानों में छुपे हुए जलाशय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं तो भारतीय रियासत विभाग, जो भारतीय रियासत विभाग के सचिव कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा वीपी मेनन जी सचिव थे। अध्यक्ष की बात करें तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न देखिए तो नवंबर 1947 में किसने जूनागढ़ के विलय हेतु भारत सरकार को आमंत्रित किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा दीवान शहनवाज भुट्टो ने। किसने? दीवान शहनवाज भुट्टो ने नवंबर 1947 में जूनागढ़ के विलय हेतु भारत सरकार को आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न देखिए तो कश्मीर भारत का हिस्सा किस प्रकार बना? तो विलय पत्र में हस्ताक्षर के माध्यम से बना था। अगला प्रश्न देखें तो आज़ादी के बाद राज्य पुनर्गठन हेतु बनाई गई प्रथम समिति या आयोग कौन था? ठीक है, तो एस.के. धर जो था वो पहला था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, एस.के. धर आयोग या समिति जो थी वो पहली थी। फिर देखते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य की संज्ञा दी गई? ठीक है, इसमें शब्दों को ध्यान रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य की संज्ञा दी गई? तो संबद्ध जब भी आएगा तो 35वां जो अमेंडमेंट था उसके तहत इसको राज्य की संज्ञा दी गई थी, संबद्ध राज्य की। और जो पूर्ण राज्य की दर्जा दिया गया था पूर्ण राज्य का, वो 36वां संविधान संशोधन था, उसके तहत दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपको सुमेलित करना है।
तो इसमें देखें, सबसे पहले देखें तो आंध्र प्रदेश कब राज्य बना ये, ठीक है, सबसे पहला यही था जो बना था। उसके बाद 4 जो हैं वो कंटिन्यूअस हैं, ठीक है, और एक आपका मध्य प्रदेश, तो ये जानना जरूरी था। बाकी जो चारों हैं ये एक सीरीज में है, ये पहले बने थे चारों, ठीक है, इसलिए 2 आपको एक साथ एक डेट को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं आंध्र प्रदेश को। तो आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। महाराष्ट्र की बात करें तो 1 मई 1960। फिर देखेंगे गुजरात को तो 1 मई 1960 सेम रहेगा। इसके बाद नागालैंड की बात करें तो 1 दिसंबर 1963 को। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को। तो इस तरीके से ये सभी सुमेलित हैं, ठीक है। और जो पहले से लेके चौथा है ये क्रमानुसार है, एक क्रम में यदि सजाने को आता है तो ये भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब तक हमने 356 क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें यूनिट 8 जो करंट अफेयर्स से संबंधित है और जो गेम्स है उसमें कुछ करंट अफेयर्स के उसमें प्रश्न है, उसको छोड़कर बाकी सारी यूनिट्स को एक बार देख लिया गया है, ठीक है, ठीक है। देख लेने का अर्थ ये है कि 40 से 50 प्रश्न सभी यूनिटों से हैं इसमें, और एक बार आपका रिवीजन हो चुका है, ठीक है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके सिलेबस में है क्या क्या। तो उसके आधार पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, और भी प्रश्न खोजने का प्रयास करें जो इससे संबंधित हो। गूगल कर सकते हैं, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। यदि आपके पास कोई बुक है उससे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार मैंने रिवीजन करा दिया है। इसके बाद जैसे जैसे अभी समय बीतता जाएगा, अभी फिर से मैं कोशिश करूँगा कि आपको यूनिट 10 से फिर से एक बार रिवीजन कराता हुआ, और हर दिन प्रत्येक यूनिट का, ठीक है, 30 से 40 प्रश्न, 20 प्रश्न, जो भी मुझे समय मिलेगा उसके हिसाब से बनाता रहूँगा, और संडे को कोशिश करूँगा कि रिवीजन हो पाए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से जो लोग नए हैं, इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरीके से जो भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे आगे। साथ में ये भी बता दूं, यदि आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो यदि आप एथिक्स के वीडियोस देखना चाहते हैं और बहुत ही कम समय में आपको एथिक्स आपका तैयार हो जाएगा, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर जो एथिक्स के वीडियोस हैं, 2019 में मैंने ये पूरे वीडियोस बनाए थे और मेंस में काफ़ी मदद किया है लोगों का, काफ़ी लोगों ने उसे पसंद भी किया है। इसके साथ साथ साइंस में जो क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे प्रश्न आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, उसमें सीधे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें GIS, GPS और रिमोट सेंसिंग, ये तो तीनों वीडियोस आप देख लीजिए, काफ़ी कम समय में आपको तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।